सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहां पे करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज, ईरान और यूएस का जो वॉर है उसको अब 100 डेज हो चुके हैं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। सीज फायर हुआ है, वैसे 8 अप्रैल से सीज फायर स्टार्ट हुआ है, बट काफी फ्रेजाइल काइंड ऑफ ये सीज फायर है। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो मेजरली क्लोज्ड ही है। और एक कुछ फायरिंग मतलब इंस्टेंसेस हो ही रहे हैं। मल्टीपल निगोशिएशन राउंड्स हैव हैपेंड बट दे हैव फेल्ड। ओके। एंड जो सबसे बड़ी रिस्क है मार्केट के लिए वो ऑयल की रिस्क है, और उसकी वजह से एक सब्सिक्वेंट जो इम्पैक्ट है वो है इन्फ्लेशन का। सो इन्फ्लेशन के फियर जो है वो फिर से एक बार हर जगह पे आ चुके हैं, फिर वो डेवलप वर्ल्ड हो या फिर इमर्जिंग वर्ल्ड हो। वैसे देखा जाएगा, जब वॉर शुरू हुआ था उसके बाद मार्केट्स के जो रिएक्शन थे उसके कंपैरिजन में वॉल स्ट्रीट तो काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुका है। बट अगर हम इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लार्ज कैप इंडेक्स निफ्टी जैसा इंडेक्स अभी भी 7% से डाउन है। मिड कैप हैज रिकवर्ड, +3% भी वो जा चुका है। बट लार्ज कैप पे वो प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है ही। बट वॉल स्ट्रीट काफी अच्छी तरीके से रिकवर रिकवर हुआ है, थैंक्स टू एआई स्टॉक्स या फिर यूएस की जो लार्ज कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, $1 ट्रिलियन कंपनीज, आई थिंक उन्हीं की वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है। बट डाइवर्सिफाइड लेवल पे अगर हम बात करते हैं, ब्रॉडर लेवल पे, तो वहां पे पेन अभी भी कंटिन्यू है। यूरोप की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यूरोप जो है वो अभी भी काफी अंडर प्रेशर नजर आता है। बिकॉज जो हायर कॉस्ट है, बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, जो हायर कॉस्ट उसका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, जिस तरीके से यूएस हैंडल कर पाएगा उस तरीके से यूरोप हैंडल नहीं कर पाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ऑयल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब यूएस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑयल इंपोर्ट्स बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट, एंड यूरोप इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, एंड दैट इज द मेजर रीजन व्हाई इन्फ्लेशन प्रेशर्स जो है वो यूरोप में काफी ज्यादा है यहां से। देन बॉन्ड यील्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो फिर से एक बार बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हुए हमने देखे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो इन्फ्लेशन है वो काफी स्टिकियर इन्फ्लेशन नजर आ रहा है। ये जल्दी जाता हुआ इन्फ्लेशन हम नहीं देख पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई जहां इस वॉर के पहले जो डिस्कशंस चल रहे थे कि भाई फेडरल रिजर्व के अगर गवर्नर चेंज हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ एग्रेसिव रेट कट्स देखे जा सकते हैं। बट अभी बिकॉज ऑफ द वॉर, ऑयल प्राइसेस का ऊपर चले जाना और उसका नतीजा गैस प्राइसेस ऊपर जाना, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, एलपीजी वगैरह वो सब चीजें अगर हम देखते हैं, नेचुरल गैस, तो वो हर चीज वहां पे ऊपर गई है। और उसी का नतीजा ये है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, और ये इन्फ्लेशन जल्द जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड यील्ड्स आर अप। मतलब जहां रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस थे वहां अब रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशंस अक्टूबर के रिव्यू में, पॉलिसी रिव्यू में शायद फेडरल रिजर्व रेट हाइक भी कर सकता है, ये प्रेडिक्शंस मोर देन 50% जा चुके हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई कि मार्केट्स आर क्वाइट अनसर्टेन, एंड दैट्स व्हाई यील्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स आर गोइंग अप। और उसी का नतीजा निगेटिव जो होता है इम्पैक्ट, वो गोल्ड प्राइसेस भी, गोल्ड प्राइसेस पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मली जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। बट इस बार बिकॉज यूएस वॉर में इन्वॉल्व है, बट कहीं ना कहीं अभी भी जो सेफ एसेट, सिक्योर एसेट्स लग रहे हैं लोगों को, डॉलर एसेट्स ही लग रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई उसका अट्रैक्टिवनेस जो है, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाते हैं तो उसका अट्रैक्टिवनेस कंपेयर टू गोल्ड ज्यादा रह सकता है। बिकॉज दीज आर यील्डिंग एसेट्स, गोल्ड इज नॉट अ यील्डिंग एसेट, उसमें से कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट वगैरह आपको कुछ मिलता नहीं है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक डिमांड फॉर बॉन्ड्स विल बी ऑन अ हायर साइड कंपेयर टू गोल्ड, अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है तो। स्पेसिफिकली यूएस रिलेटेड जो वॉर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देन ट्रम्प का जो हार्डलाइन स्टांस है, मतलब ये 100 डेज के में क्या क्या हुआ है इस पे ही हम थोड़ी सी बात करें। तो ये जो हार्डलाइन स्टांस जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का, तो ये और ज्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे ऐड करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ईरान बोल रहा है कि भाई हमारे जो एसेट्स है जिसपे सैंक्शन लगाया हुआ है, तो वो अगर आप
अनफ्रीज कर दोगे, फ्रीज किए हुए हैं, तो वो अगर अनफ्रीज कर दोगे तो देन आई थिंक मतलब वो डील के लिए थोड़ा सा हम और आगे कुछ बढ़ सकते हैं। बट सैंक्शन रिलीफ या फिर एसेट्स जो फ्रीज किए वो उसको अनफ्रीज करने में मिस्टर ट्रम्प इज टेकिंग अ हार्ड लाइन स्टांस, एंड दैट इज व्हाई ये अनसर्टेनिटी यहाँ पे भी कंटिन्यू चल ही रही है। प्लस जो यूरेनियम का जो इशू है वो काफी स्टिकिंग पॉइंट नजर आ रहा है। यूएस इज मोर इंटरेस्टेड कि भाई हमें वो जो 400 किलो का एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सीज करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, और उसी के बाद कुछ चीजें हो सकती है जिसको तेहरान की तरफ से कॉन्सेंट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये सारे 100 डेज के इम्पैक्ट का इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे हो सकता है? सोच हो, मतलब हम ये बोलेंगे कि वॉर वॉर रिलेटेड जो हेडलाइंस है उसको मार्केट उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर डेफिनेटली रिएक्टिंग टू वॉर्स सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, जैसे कि ऑयल शॉक हुआ या इन्फ्लेशन रिस्क हुआ या बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुआ या फिर उसी का प्रेशर इक्विटी वैल्यूएशंस पे हुआ। तो ये सारी चीजें हो रही है। सो उस पे हमने नजर रखना डेफिनेटली जरूरी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब यहां से निकालो वहां पैसे डालो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट एक ओवरऑल पिक्चर अगर हम समझ जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टर्म में जो एक स्पेक्युलेटिव माइंड हो सकता है इक्विटी के लिए वो अगर नहीं होगा, सो दैट वुड बी बेटर। नेक्स्ट न्यूज जो है वो चाइना के बारे में है दोस्तों। सो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे गोल्ड बाय कर ही रही है। 19th स्ट्रेट मंथ है ये कि जहां पे चाइना की सेंट्रल बैंक ने, दैट इज पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उन्होंने गोल्ड परचेस किया है। 3.2 लाख ट्रॉय आउंसेस ऑफ गोल्ड जो है वो लास्ट मंथ चाइना की इस सेंट्रल बैंक ने बाय किया है। सो वैसे देखा जाएगा तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो वीक चल रहे कंपेयर टू जो मतलब 5,300 $5,400 पर आउंस तक गए थे, वो अब $4,300 पर आउंस पे आ चुके हैं। बट स्टिल जो बाइंग है चाइना की सेंट्रल बैंक की वो कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है। जैसे थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे गोल्ड प्राइसेस नीचे गिरे हैं। सो जो रिकॉर्ड हाई लेवल थी जैन जैन मंथ में, वहां से कंटिन्यूअस बेसिस पे गोल्ड प्राइसेस नीचे जा रहे। एंड वी हैव सीन दैट कि जब हाई प्राइसेस थे इंडिया में गोल्ड ईटीएफ्स का सबसे ज्यादा परचेस उसी वक्त हुआ था। सो जो हायर बॉन्ड यील्ड्स है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस की जो डिमांड है वो कम करते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ओवरऑल बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स का रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने का जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी यहां से कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज देर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट विथ यूएस डॉलर नाउ। स्पेसिफिकली जिस तरीके का स्टांस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, फिर वो ईरान की तरफ हो या फिर वो यूरोप की तरफ हो या फिर एशिया की तरफ हो, तो आई थिंक इस वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है। और डॉलर के कंपैरिजन में दूसरी किसी करेंसी में जाके रिजर्व्स पार्क करना ये अभी भी किसी को सही नहीं लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई गोल्ड को एक रिजर्व करेंसी बोल के ही काफी अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम चाइना और इसकी बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, इवन आई थिंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बाकी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक, दे आर ऑल्सो एडिंग गोल्ड रिजर्व्स इन देयर ओवरऑल रिजर्व किटी, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन उनको करना जरूरी लग रहा है। क्योंकि सारे के सारे एसेट्स या मेजोरिटी ऑफ द एसेट्स अगर डॉलर एसेट्स में ही रखे जाएंगे और कल जाके कुछ प्रॉब्लम होता है फिर से यूएस का किसी के साथ, तो एसेट्स फ्रीज करना ये एक बहुत ही आसान तरीका उनको लग रहा है, द वे मिस्टर ट्रम्प इज बिहेविंग। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल आई थिंक ये सारी चीजें जो है इस पे इसके चक्कर में सेंट्रल बैंकर्स जो है वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए इसमें से क्या टेक अवे हो सकता है कि जो चाइना का सस्टेन्ड बाइंग है गोल्ड में, ये स्ट्रक्चरली गोल्ड एसेट क्लास को काफी पॉजिटिव है। सो नियर टर्म जो प्राइस मूवमेंट है गोल्ड की, दैट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन यूएस यील्ड्स, that will depend on inflation expectations, that will depend on dollar strength and geopolitical risk. But over the longer horizon अगर ये डाइवर्सिफिकेशन का ट्रेंड कंटिन्यू होता है सेंट्रल बैंक्स का रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने का, सो देन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की डिमांड यहां से ज्यादा रह सकती है। बट यहाँ पे इंडिया में स्पेसिफिकली 1 साल के लिए गोल्ड परचेसेस को
मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप उसको पोस्टपोन करोगे एक साल के लिए, सो दैट वुड बी बेटर। सो आई थिंक इम्पोर्ट के एंगल से शायद इंडिया इस बार बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करे इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर वो होता है तो हमारे लिए इंपोर्ट बिल के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए ये चीज अच्छी हो सकती है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सो रशिया से हम काफी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, भी बाद में फिर हमने कुछ समय के लिए बंद किया या कम किया, अब फिर से रशियन ऑयल का जो इंपोर्ट है वो हमने बढ़ा दिया है। सो ओवरऑल अगर हम 100 बैरल्स, एग्जांपल हम 100 बैरल्स अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से 38 बैरल्स, नाउ अप्रैल मंथ का जो डेटा है उसमें से 38% जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो हमने रशिया से किए हुए हैं। बट पहले जब लास्ट टाइम यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद जो हमने रशिया से अच्छा खासा ऑयल लिया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज टू गेट द रशियन ऑयल एट अ डिस्काउंट, बट नाउ दैट डिस्काउंट हैज गॉन। सो जहां जहां हमें 10-10, 15-15%, 20-20% का डिस्काउंट मिलता था, अब हम 10-12% का प्रीमियम देके रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। बिकॉज मेजर जो 20-25% ऑयल का जो ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है और वो अब बंद है। एंड दैट इज वाई ये प्रीमियम्स जो ऐड हो रहे हैं वो बाकी जगह से जो ऑयल आता है, तो रशिया की तरफ से हमारे पास जो ऑयल आ रहा है तो वहां हमने मतलब अब प्रीमियम देना पड़ रहा है। सो आई थिंक दिस इज बिजनेस। ठीक है, मतलब दोस्ती यारी सही है एक जगह तक, बट हम भी जब रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे हम भी डिस्काउंट पे ही कर रहे थे। रशिया को भी काफी ज्यादा जरूरत थी पैसों की, सो हम वी वर ऑल्सो डूइंग द इम्पोर्ट एट डिस्काउंट, और अब हमें जरूरत है उनकी, सो वी आर टेकिंग इट विथ प्रीमियम। सो ठीक है, मतलब दैट्स व्हाई वी से ना दिस इज बिजनेस। सो डेफिनेटली आई थिंक हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे यही है कि रशिया के जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बट जो डिस्काउंट कुशन पहले अवेलेबल था हमें, वो अब श्रिंक होके नाउ इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रीमियम। सो लेट्स सी क्या क्या होता है। सो इंडियन रिफाइनर्स जो है उनके लिए ये प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट्स को वो रिड्यूस करता है, ये भी हमने समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज जो है इंडियन इकोनॉमी में वो है यूपी के इकोनॉमी के तरफ से। सो यूपी के जो एक्सपोर्ट्स है, यूपी से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो 2 लाख करोड़ रुपए का नंबर हो चुका है फॉर FY 26। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम यूपी, उत्तर प्रदेश से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो 2 लाख करोड़ नंबर ये क्रॉस कर चुका है। सो द एग्जैक्ट नंबर इज 2.01 लाख करोड़ रुपीज। लास्ट ईयर द नंबर वॉज 1.86 लाख करोड़ रुपीज। सो अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो यूपी इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 5.2% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स कितने? अराउंड 39.04 लाख करोड़ रुपीज के FY 26 के। सो अब यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट बन चुका है। फिफ्थ लार्जेस्ट, नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ये अब फिफ्थ पोजीशन पे जा चुका है उत्तर प्रदेश। सो नॉर्थ इंडिया में दिस इज द टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया है। सो ओवर 5 इयर्स यूपी के जो एक्सपोर्ट्स है वो 1.57 लाख करोड़ रुपीज से बढ़ के 2.01 लाख करोड़ रुपीज तक बढ़ चुके हैं। सो अराउंड 28% की ये ग्रोथ है एब्सोल्यूट टर्म्स पे। गौतम बुद्ध नगर ये जो है ये एक्सपोर्ट का पावर हाउस रहा, which has contributed 97,703 crore rupees out of these 2.01 lakh crore rupees। ऑलमोस्ट आधा कंट्रीब्यूशन जो है वो गौतम बुद्ध नगर से आता है, which is the exports are majorly driven by mobile phones, electronics and engineering goods। सो अगर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हम यूपी के देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, देन गाजियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद एंड आगरा, ये वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है वो उसी ने डोमिनेट किया है यूपी के एक्सपोर्ट बास्केट को, एंड दैट नंबर इज ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ रुपीज। उसके बाद आता है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, जो सेकंड पोजीशन पे है। द एक्सपोर्ट नंबर इज 25,756 करोड़ रुपीज। इंडस्ट्रियल मशीनरी एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं
So that particular number is at 10,439 crore rupees, and woven गारमेंट्स एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स जो है वो 16,657 करोड़ रुपीस पे है. सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये काफी मतलब इन्वेस्टर के एंगल से ये काफी पॉजिटिव है फॉर द कंपनीज एक्सपोज टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल पार्क्स, एक्सप्रेसवेज, पैकेजिंग, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग. इन ये सारे सेक्टर्स पे डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगा. स्पेसिफिकली दोज आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश. और इसमें जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो एक थॉट प्रोसेस था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो वो एक की ड्राइवर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स को लाइक अमरोहा, देन हरदोई, महाराजगंज, सहारनपुर, अयोध्या, तो ये सारे एक्सपोर्ट की इकोसिस्टम में आके बैठ गए हैं. सो दैट इज अ रियली पॉजिटिव साइड. अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन मार्केट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में. ठीक है. एक काफी निगेटिव न्यूज राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए आ गई. और जो राजेश एक्सपोर्ट्स को पीएलआई स्कीम के अंडर कुछ बेनिफिट्स मिले थे, स्पेसिफिकली फ्रॉम द एसीसी बैटरी थिंग. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो है वो दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ फाइनल डिसीजन इन द कमिंग डेज दैट कि जो इसके अंडर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए राजेश एक्सपोर्ट्स को जो कंसीडर किया गया था, शायद उनको यहां से निकाला जाएगा. तो सेबी ने जो कुछ एलिगेशंस लगाए कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने अराउंड 15.15 लाख करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज जो है वो मिस रिप्रेजेंट किए हैं. और अगर आप राजेश एक्सपोर्ट्स के नंबर्स देखोगे ना, तो जो सेल्स का यानी कि रेवेन्यू का जो नंबर होता है, मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं आपको. सो रेवेन्यू का जो नंबर है, सो दैट नंबर अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की बात करते हैं, ओके, सो लास्ट 12 मंथ्स में रेवेन्यू का नंबर जो राजेश एक्सपोर्ट्स ने दिया है, सो दैट इज अराउंड 7.78 लाख करोड़ रुपीस का ये नंबर है अगर हम ये देखते हैं. और उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट नंबर इज 112 करोड़ रुपीस. तो ये कहीं ना कहीं मतलब आई थिंक जो चीज है कहीं वो बैठती नहीं है, मतलब कैलकुलेशन में बैठना थोड़ा सा मुश्किल लगता है. इसी को लेके स्पेसिफिकली उनकी जो बाहर की सब्सिडरी है, तो उसी के ओवरसीज सब्सिडरीज के डिस्क्लोजर्स एंड ऑल दोज थिंग्स उस पे फिर उन्होंने बोला कि हमने 400 जीबी का डेटा भेज दिया है सेबी को. अब सेबी को एग्जैक्टली वो चीजें मिल नहीं रही है, तो वो बोल रहे हैं हमें और थोड़ा सा टाइम दो, हम फिर से आपको ये भेजेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. सो आई थिंक इन्वेस्टिंग में ना एक चीज हमने हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड कुछ भी चीज आती है ना, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. 80% से कोई अगर स्टॉक यहाँ पे नीचे आके गिर चुका है, तो और अगर उसको कोई कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये फॉलिंग नाइफ निकल सकता है. तो याद रखिएगा ये हमेशा. तो इट्स बेटर टू अवॉइड सच काउंटर्स इफ आप अगर कहीं सोच रहे हो ऐसी कुछ चीज है कि इन्वेस्ट करने की. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज जो है वो है टाटा मोटर्स के बारे में. तो टाटा मोटर्स ने अपनी कमर्शियल व्हीकल की जो स्ट्रेटेजी है उसको रीड्रॉ किया है. सो टाटा मोटर्स वांट टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द हाईली साइक्लिकल ट्रक डिमांड बिजनेस. बहुत ज्यादा साइक्लिकल है ये. तो फिर कहां से मतलब बिजनेस कहां से लाए, पैसा कहां से लाए? जो नया फोकस है, इट इज ऑन बिल्डिंग अ मोर stable business through services, through software, through digital platforms, through financing, through fleet solutions and life cycle support. तो in a way it should not be only एक प्रोडक्ट आपने बेच दिया है, बट रिकरिंग बेसिस पे अगर आप ये रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, तो उस पे फोकस करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है. हमने ऑलरेडी देखा है कि कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को अलग कर दिया है, पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को अलग कर दिया है. तो उस हिसाब से आप फोकस जो है वो दोनों बिजनेसेस का अलग अलग है. तो मतलब ग्रोथ के लिए भी बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी. जब ये डीमर्जर हो रहा था, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबको लग रहा था कि पैसेंजर व्हीकल के लिए बहुत अच्छा है कंपेयर टू कमर्शियल व्हीकल के लिए. बट आई थिंक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेटर जो है वो कमर्शियल व्हीकल काफी अच्छी तरीके से है.
सो देन डेफिनेटली अगर इस पे और ज्यादा फोकस्ड अप्रोच लिया जाएगा कंपनी की तरफ से, तो ये सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंसिंग, फ्लीट सॉल्यूशंस, ये रिकरिंग इनकम वाले कुछ अगर बिजनेस वर्टिकल्स ये डेवलप कर पाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। सो इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक टेक अवे यही है कि दिस इज अ मार्जिन क्वालिटी स्टोरी। सो अगर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सक्सेसफुली इन सारी सर्विसेज को, सॉफ्टवेयर, ईवी लिंक्ड रेवेन्यू वगैरह, इसको अगर डेवलप कर पाता है, सो देन बिजनेस विल बिकम लेस साइक्लिकल, एंड उसकी वजह से वैल्यूएशन मल्टीपल्स जो है वो अच्छे कमांड ये कर सकता है। ये भी समझना हमने जरूरी है। बट आई थिंक एक चीज याद रखिएगा, एग्जीक्यूशन विल बी क्रिटिकल। कमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स आर क्वाइट कॉस्ट सेंसिटिव, तो इसको कैसे एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईवी का एडॉप्शन या फिर हाइड्रोजन का एडॉप्शन, ये इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ग्लोबल एक्सपांशन, इन्होंने जो कंपनी अभी एक्वायर की थी इवेको, तो वो उसके लिए भी मतलब आई थिंक स्मूथ इंटीग्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी के लिए। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों नेस्ले के बारे में। नेस्ले इंडिया ने अपनी पेरेंट कंपनी को 1024 करोड़ रुपीस की रॉयल्टी पे की है। स्विस पेरेंट कंपनी जो है उनकी, तो उसको रॉयल्टी पे की है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये लॉयल्टी रॉयल्टी जो है वो 13.91% से बढ़ी है। So the company has also paid 1.102 crore rupees of withholding tax on the general license fees in FY26. So Nestle India pays around 4.5% of the net sales as royalty. वैसे कंपनी ने बोला था कि हर साल 0.15% से ये रॉयल्टी बढ़नी चाहिए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ये रॉयल्टी 4.5 से 5.25% तक ऑफ नेट सेल्स जानी चाहिए। बट शेयर होल्डर्स ने ये मंजूर नहीं किया। ये पर्टिकुलर प्रपोजल जब आया था रॉयल्टी हाइक का, तो वो शेयर होल्डर अप्रूवल नहीं ले पाया, एंड दैट्स व्हाई। एक चीज हमने देखी कि नेस्ले के जो स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉय काउंट है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। FY24 में जो काउंट था नेस्ले का वो था 8736 एम्प्लॉयज, जो FY25 में 8419 एम्प्लॉयज हुआ, और अब ये नीचे आके बन चुका है 8382 एम्प्लॉयज। सो ओवरऑल आई थिंक मतलब उस तरीके से कॉस्ट रैशनलाइजेशन कंपनी का चल रहा है। सो नेस्ले इंडिया का जो बिजनेस है, वो इंडिया बिजनेस, वो काफी अच्छी तरीके से स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। बट जो रॉयल्टी आउटफ्लो टू द पेरेंट है इज ऑल्सो राइजिंग शार्पली विद द सेल्स, बिकॉज नेट सेल्स का परसेंटेज वहां पे जाता है। तो ये कॉस्ट रहेगी हमेशा नेस्ले पे। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, अल्फा जनरेशन भी हो रहा है, वी रन लो बीटा पोर्टफोलियोज, तो अननेसेसरी मोमेंटम ड्रिवन वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ रिस्क हम ज्यादा नहीं लेते हैं। सो वी हैव स्टॉक स्पेसिफिक ऑल्सो, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक ऑल्सो, कंबाइंड मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो। तो इन्वेस्ट को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।